गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शक्ति यादव एक बार फिर आपके सामने द एम एस स्टडी क्लासेस पर ज्योग्राफी की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति का अध्ययन किया था, जिसका कुछ पार्ट अवशेष रहा था और मैंने कहा था कि इसे हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। उससे आगे हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने भारत के सीमावर्ती देशों को पढ़ा था एवं उनकी सीमाओं की लंबाई, किस देश की सीमा किसके साथ कितनी दूर तक बनाती है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, उससे आगे हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी गई है पॉइंटों को हटा के, ठीक है। उसके बाद बात सीमा की चल रही थी, तो जैसा कि स्थलीय सीमा तो उस दिन बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि सीमा की बात करें तो भारत दो प्रकार से सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा के अंतर्गत वो भाग आता है जो जमीनी भाग को जमीनी भाग से, मतलब लैंड टू लैंड है, ठीक है। स्थलीय सीमा के अंतर्गत वो पार्ट है जो जमीनी भाग को जमीनी भाग से जोड़ता है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जो स्थलीय सीमा बनवाई थी ना सभी देशों की अलग अलग, आप उन्हें सबको ऐड कर ले तो ये वाली सीमा आएगी लगभग 15,100 किलोमीटर आएगा, जिसमें 100 किलोमीटर अक्साइन चीन वाला भाग वो मैंने आपको बता दिया था, वो हमारे द्वारा छोड़ दिया गया था। तो स्थलीय सीमा बनाता है 15,200 किलोमीटर। इसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जलीय अथवा तटीय सीमा। जलीय सीमा मतलब भारत का कोई राज्य या भारत की राज्य सीमा दूसरे साइड में जल के साथ सीमा बनाती हो, ठीक है। मान लीजिए ये समुद्र है और समुद्र के किनारे, जैसे मान लीजिए ये हमारा गुजरात है और गुजरात के इधर समुद्र है, तो ये तटीय सीमा हो गई, ठीक है। या हमारा ये केरल है और केरल के इधर समुद्र है, तो ये हमारी तटीय सीमा, केरल की तटीय सीमा हो गई। तो इस प्रकार हम जलीय अथवा तटीय सीमा की बात करें तो सबसे पहली चीज तो ये कि कुल कितनी तटीय सीमा है, तो 6,100 किलोमीटर अर्थात 6100 किलोमीटर कुल तटीय सीमा है भारत की, ठीक है। अब इसकी किलोमीटर की सीमा में भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि सबसे अधिक जलीय सीमा किस राज्य की है। तो सबसे अधिक जलीय सीमा जो है गुजरात की है। सबसे अधिक जलीय सीमा गुजरात की है जो 1416 किलोमीटर है, ठीक है। सबसे अधिक जलीय सीमा गुजरात की है जो कितनी है, 1416 किलोमीटर है। और इसी के आगे एक क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है कि दूसरे नंबर पर ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिक जलीय सीमा बनाता है। मैं आपको बता दूं, हालांकि आंध्र प्रदेश से दो राज्यों का निर्माण हो चुका है, ठीक। उसके बाद भी अभी भी, क्योंकि वो राज्य अंदर की साइड से कटा हुआ है, ठीक है। ये जो साइड है इधर की साइड से कटा हुआ है, उसका तटीय सीमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि दो राज्य बने तो इससे सीमा पर प्रभाव पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वो जो सीमा का कटान है, वो जो सीमा बनी है निश्चित की गई है उसकी, वो अंदर की साइड से की गई है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश। और सबसे कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य गोवा, जिसकी मात्र 9 किलोमीटर की जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ठीक से नोट कर ले। उसके बाद बात करें ये जो जलीय सीमा है, इसके अंदर अभी हमने 6100 किलोमीटर द्वीपों की सीमा नहीं की थी। द्वीप मतलब एक यहां है, जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप है आपका और यहां पड़ेगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मतलब एक ऐसा जमीनी तट जिसके चारों तरफ पानी हो, द्वीप कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला जो तट है और एक ये वाला तट है, इस पे क्या भारत का अधिकार है, ये लक्षद्वीप है। मैं आपको बताऊं वैसे भारत में लगभग इस टाइप से कुल 1208 द्वीप हैं, ठीक है, जिनके 2 ये मुख्य पार्ट हैं, लक्षद्वीप है, अंडमान है, और सारे सब द्वीपों को मिला के जो भारत की जलीय सीमा है वो द्वीपों सहित, अगर द्वीपों की है 1416.6 किलोमीटर, ये द्वीपों की सीमा है। तो 1416.6 किलोमीटर को अगर हम राज्यों की तटीय सीमा, राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर के साथ ऐड कर देंगे, तो इसे ऐड करने के बाद 6100 किलोमीटर प्लस 1416.6 किलोमीटर, मतलब द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा। तो द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की बात करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 7516.6 किलोमीटर।
अतः कि हमारी स्थलीय सीमा कितनी थी 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा कितनी है 7516.6 किलोमीटर। यहां से आपको क्वेश्चन फंसाएगा। अगर क्वेश्चन आता है स्थलीय तो आप लिख देंगे स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आता है जलीय सीमा, ठीक है, तो जलीय सीमा आप लिख सकते हैं 6100 किलोमीटर। आता है कुल जलीय सीमा या कुल तटीय सीमा तो 7516.6 किलोमीटर। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि भारत की अधिक सीमा की लंबाई कौन सी की है, स्थलीय सीमा की या जलीय सीमा, मतलब भारत की स्थलीय सीमा अधिक लंबी है या जलीय सीमा, तो 15,200 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर या 7516 किलोमीटर। तो ये कहीं बहुत डिफरेंस है, मतलब स्थलीय सीमा कहीं अधिक बहुत बड़ी है जलीय सीमा की तुलना में, ठीक है, तो स्थलीय सीमा अधिक बड़ी है। उसके बाद अगर हमसे पूछ ले भारत की कुल सीमा, ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर प्लस 7516.6 किलोमीटर। अगर हम इसे ऐड कर लें तो 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, कुल स्थलीय सीमा, सॉरी कुल सीमा हो गई, स्थलीय सीमा प्लस जलीय सीमा। अगर हम दोनों को मिला लें तो ये हमारी कुल सीमा हो गई 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल हम पहले ही नोट कर चुके हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट, ये बात थी हमारी सीमाओं की और सीमाओं के विस्तार की। इसके अंदर हमने स्थलीय सीमा पढ़ ली, जलीय सीमा पढ़ ली, किन किन राज्यों को टच करती है, सॉरी किन किन राज्यों को किस किस देश की सीमा टच करती है, और सबसे अधिक कहाँ टच करती है, सबसे कम कौन सी टच करती है, या सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा है और कम जलीय सीमा है। उसके बाद अब बात रही थी कर्क रेखा की, कि कर्क रेखा देखिए, ये ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, भारत की स्थिति इसमें यहां है, ये इसमें भारत की स्थिति है। तो 23.5 डिग्री, जैसे मैंने आपको बताया था, ये उत्तरी है, ऊपर को उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो 23.5 डिग्री ये वाली जो लाइन है 23.5 किधर गई है, उत्तरी में ना, तो नॉर्थ, ठीक। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारी कर्क रेखा कहलाती है। अब कर्क रेखा का भारत में स्थिति हमें पता करनी है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और ये जो 8 राज्यों का क्रम है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये 8 राज्यों का क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। क्रम इस प्रकार है, नंबर 1 गुजरात, सबसे पहले जब एंटर करती है तो वो गुजरात में करती है, ठीक। नंबर 2 राजस्थान, और राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। राजस्थान की पार्ट जो है, राजस्थान के अंतर्गत कर्क रेखा का सबसे कम पार्ट रहता है, ठीक है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 एमपी। और एमपी के अप्रोक्सीमेट मिड से गुजरती है, लगभग मध्य भाग से गुजरती है, और सबसे ज्यादा पार्ट भी कर्क रेखा का मध्य प्रदेश से ही पास आउट होता है, ठीक। नेक्स्ट है, उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर छत्तीसगढ़, नेक्स्ट झारखंड, और नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, WB का मतलब है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपुरा और नेक्स्ट है मिजोरम, ठीक। तो टोटल कितने हुए, 8 राज्य है, जिसमें मैंने बताया अगर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है तो एंटर करेगी गुजरात से और लास्ट वन में निकलेगी मिजोरम में, और सबसे ज्यादा पास आउट होगी मध्य प्रदेश से और सबसे कम पास आउट होगी राजस्थान से, ठीक है। इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कुल कितने राज्यों से पास आउट होती है भारत के, तो 8 राज्यों से पास आउट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम राजस्थान से पास आउट होती है, और लास्ट में पश्चिम से पूर्व की ओर लास्ट में जो पास आउट होती है वो मिजोरम से पास आउट होती है। अगर क्रम उल्टा कर दे तो बिल्कुल मिजोरम से शुरू कर देंगे और गुजरात से। बस आप अपने माइंड में सेट रखिए कि पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि अगर वर्ल्ड में देखें तो भारत की स्थिति यहां आ जाएगी, तो ये इस हिसाब से लिया गया है, ठीक है, वर्ल्ड की स्थिति के अनुसार जो लिया गया है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अधिकांश पूछता है, ठीक। नेक्स्ट है, इसी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर भारत के किस प्रदेश की राजधानी स्थित है।
ठीक। तो कर्क रेखा पर भारत के किस प्रदेश की राजधानी स्थित है? रांची की, सॉरी झारखंड की राजधानी है रांची। वो कर्क रेखा के तट पर स्थित है, ठीक है, कर्क रेखा के तट पर आती है। और अगर कर्क रेखा के तट पर ना पूछ के कर्क रेखा के निकटवर्ती दो प्रमुख राजधानी पूछ ली जाए तो कर्क रेखा के निकटवर्ती दो प्रमुख राजधानी गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है। ये रांची जो है एकदम तट पे है झारखंड में, ठीक है, एकदम। लेकिन अगर रांची ना पूछ के निकटवर्ती पूछ ली जाए तो आप निकटवर्ती में गांधीनगर और भोपाल दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक ही देगा। अब बात आती है भारत की मानक समय रेखा की, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा। तो मैं यहां बता देता हूं, डिस्क्राइब कर देता हूं। तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी, ये 82.5 डिग्री पूर्वी, मान लीजिए ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर मतलब ग्रीनविच है। तो भारत यहां पड़ता है, भारत की स्थिति ये है, लगभग यहां है। और ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर, चूंकि इधर कौन सा पार्ट आ गया, इधर पूर्वी, ये वाला पार्ट हमारा पूर्वी और ये वाला भाग हमारा हो गया पश्चिमी। क्योंकि भारत की स्थिति किधर है, भारत की स्थिति पूर्व में है। तो ये 82.5 डिग्री, ये जो देशांतर रेखा का ये 82.5 डिग्री पे, यही क्या है, भारत की मानक समय रेखा मान ली गई है, ठीक है, मानक समय रेखा। अब जैसा आप मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा जो ग्रीनविच है, लंदन है, ब्रिटेन है, उससे आगे हमारा 5.5 घंटे समय कैसे आ गए। तो 5.5 घंटे जो पूर्व की टाइमिंग है वो हमेशा आगे होगी और जो पश्चिम की टाइमिंग है वो हमेशा पीछे होगी। देख लीजिए 82.5 का मीनिंग मान लीजिए 82 डिग्री, क्योंकि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का डिफरेंस है। तो 82 डिग्री जाने में, जब एक में 4 का तो 82 में कितने का अंतर हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 328 मिनट, ठीक है, 328 हो गया। अभी 82.5 हाफ का और 4 कीजिए, 2 2 जा 4, तो कितना 2 ऐड हो गया, 330 मिनट का। इसे अब आप घंटे में डिवाइड कर लीजिए। अगर हम इसे 60 से डिवाइड कर दें तो 6 पंजे 30, कितना बचा 30, मतलब 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे, ठीक है। मैंने आपको ये बताया था, इसलिए भारत का समय चूंकि पूर्व में आ रहा है तो क्या होगा, आगे होगा, इसलिए भारत का समय 5.5 घंटे ब्रिटेन या ग्रीनविच के समय से आगे है, ठीक है। और अगर पश्चिम में होती है इस साइड तो समय क्या होता है, इससे पीछे होता, ठीक है। अब दूसरी चीज मान लीजिए ये भारत में, इधर गुजरात में यहां और यहां, क्योंकि देशांतर का बहुत बड़ा अंतर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। तो इनके बीच देशांतर का, तो अलग अलग राज्यों में फिर अलग अलग टाइम जोन होने चाहिए था, अलग अलग टाइमिंग आनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग टाइमिंग इस मानक समय रेखा के कारण नहीं आई। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछ ले कि गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना डिफरेंस होगा, तो आप देख लीजिए, मान लीजिए कि सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालिए कि कितने देशांतर आ रहे हैं। 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस कर लेते हैं जो विस्तार था इसका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तक, तो माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 29 डिग्री 18 मिनट, ठीक है, 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग अप्रोक्सीमेट मान लेंगे इसे हम 30 के अप्रोक्सीमेट 30 मान लिया। चूंकि एक जो घूमती है पूरा 360 डिग्री जो घूमती है, तो 360 डिग्री कितने में घूमती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है बराबर पृथ्वी पूरा 24 घंटे। 24 घंटे की अगर हम मिनट बना लें तो कितना मिनट बन जाएंगी, 1440 मिनट। 360 घूम रही है 1440 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमेगी बराबर 1440 बटे 360। आप इसे काट लीजिए, कितनी बार हो गया, 4 बार हो जाएगा, ठीक है, 4। तो 1 डिग्री घूमती है बराबर 4 मिनट में। तो जब 1 डिग्री 4 मिनट में, डिफरेंस कितने का आया है, 30 मिनट का, तो 30 डिग्री घूमेगी बराबर 4 गुणा 30 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट का 120 मिनट
और 120 मिनट का कितना मतलब हो जाएगा, 120 मिनट का मीनिंग आ जाएगा हमारे 2 घंटे। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अगर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का अगर हम 82.5 डिग्री मानक समय रेखा को हटा दें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का डिफरेंस आएगा, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। यही अगर आपसे पूछ ले कि अगर मानक समय रेखा ना हो या जो हमारी टाइम जोन है वो ना हो तो कितने का डिफरेंस आना है, 2 घंटे का डिफरेंस आएगा। और बाकी मैं आपको इसमें क्लियर करा चुका हूं इसकी सीमावर्ती। और इस प्रकार चैप्टर 1 ज्योग्राफी का भारत का भौगोलिक विस्तार एवं स्थिति ये कंप्लीट हुआ। आप सब कमेंट के जरिए एक बार जरूर बताएं। थैंक्स।